नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज कहानी है उत्तरन। अंजलि के माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो जाने के बाद उसे उसके मामा अपने साथ ले आए। उसके परिवार में कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। उसके दादा दादी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। मामा के अतिरिक्त उसका और कोई ठिकाना नहीं था। 6 वर्ष की अंजलि को देखकर मामी नाक भौं सिकोड़ती बोली, कैसी अभागी है, माँ बाप को खा गई और अब हमारे सिर पर बोझ बनकर आ गई है। हम अपने बच्चों को देखें या इसे। अंजलि, जिसे अभागी का अर्थ भी पता नहीं था, मामी के मुंह से ऐसी फटकार सुनकर घबरा गई। यही मामी जब वह अपने मम्मी पापा के साथ आती थी तब कितना प्यार दिखाती थी। मामा मामी के एक बेटा और एक बेटी थे। सोनाली अंजलि से छोटी थी, वह 3 वर्ष की थी और छोटा अमित अभी मात्र 1 वर्ष का ही था। मामी के नहीं चाहने पर भी अंजलि मामा जी के दबाव के कारण उस घर में रह रही थी। धीरे धीरे मामी ने अंजलि से घरेलू काम लेना प्रारंभ किया। समय आदमी को सब कुछ सिखा देता है। अंजलि समय से पहले समझदार हो गई। वह धीरे धीरे घर के सभी काम सीख गई और मामी के अधिकतर काम वह कर देती। उनकी अपनी बेटी सोनाली तो नाजो पली बड़ी थी। वह उनकी प्यारी दुलारी थी। उसे कुछ भी न कहती और सारा काम अंजलि से करवाती। अंजलि को घर में पढ़ाई का बहुत कम अवसर मिलता था। वह तो मामा जी के कारण उसके स्कूल की पढ़ाई चल रही थी, वरना मामी तो उसे पढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल न थी। मामा के आगे उनकी एक नहीं चली, लेकिन एक मामले में मामा ने भी आंखें बंद कर ली। आखिर वे मामी से कितना विरोध करते। मामी ने कभी भी अंजलि को नए कपड़े नहीं दिए। वह हमेशा सोनाली की उतरन ही पहनती। सोनाली भरे पूरे परिवार की मल्लिका थी, जबकि अंजलि बहुत दुबली पतली थी। उसे भरपूर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था, इसलिए उसका शारीरिक विकास अधिक नहीं हो पाया था। सोनाली के कपड़े उससे आ जाते। तीनों बच्चे बड़े हुए। अंजलि जहां शांत और गंभीर थी, वहीं सोनाली और अमित बहुत अधिक चंचल और कुछ जिद्दी भी थे। उन्हें अपनी पसंद की हर वस्तु मांग करने के साथ मिल जाती। कभी कभी तो मांगने की भी आवश्यकता न होती थी। वहीं अंजलि को स्कूल की कॉपी किताबों के लिए भी मामी की मिन्नतें करनी पड़ती। जब मामी से मिन्नत करके थक जाती और न मिलता, तब वह मामा जी से कहती थी। मामा जी उसकी आवश्यकताएं की वस्तुएं ला तो देते थे, लेकिन उसके बाद मामी और मामा में बहुत अधिक लड़ाई होती थी। इसलिए अंजलि का प्रयास होता था कि वह मामा तक बहुत मजबूरी होने पर ही अपनी आवश्यकता लेकर पहुंचे। अंजलि हर क्लास में फर्स्ट आती रही। उसने मैट्रिक और इंटर में भी अपने विद्यालय में टॉप ही किया था, इसलिए उसे प्रत्येक वर्ग में छात्रवृत्ति मिलती थी। इस कारण भी मामी उसकी पढ़ाई रोक पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जिस समय वह स्नातक में पढ़ रही थी, उसी समय से समीर, जो स्नातकोत्तर का विद्यार्थी था, उससे बहुत प्रभावित था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी वह भली भांति जानता था, क्योंकि वह उसी की कॉलोनी में रहता था। वह अंजलि को पढ़ाई में भी सहायता करता। धीरे धीरे उनका आपस का सामान्य सा संबंध कब अमिट प्यार में बदल गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन अवसर देखकर समीर ने उसके सामने अपना प्रेम प्रकट भी कर दिया और कहा, मेरा लक्ष्य यूपीएससी करना है। मैं उसकी तैयारी करने दिल्ली जा रहा हूँ। तुम तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। कहीं विवाह मत कर लेना। मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। दोनों का प्रेम बहुत शालीन था। उन्होंने अपने प्रेम की पवित्रता बनाए रखा। समीर ने कभी अंजलि को छूने का भी प्रयास नहीं किया था। उन दोनों का प्रेम आत्मिक था। समय बीतता रहा।
अंजलि स्नातकोत्तर कर जेआरएफ परीक्षा पास कर चुकी थी। जेआरएफ मिला था, इसलिए उसकी पीएचडी में भी कोई अड़चन नहीं आने वाली थी। उसकी पीएचडी के लिए शोध कार्य प्रारंभ हो गया था। समीर प्रथम प्रयास में चयनित नहीं हो पाया था। उसने पीटी और मुख्य परीक्षा पास की, परंतु साक्षात्कार में नहीं पास हो पाया था। दूसरी बार उसने पूरी लगन से तैयारी की, दीन दुनिया भुलाकर बस दिन रात पढ़ाई में लगा रहा और इस बार वह चयनित हो गया था। उसे प्रशासनिक सेवा मिली थी। रिजल्ट आने के बाद समीर ने अंजलि को मिठाई खिलाते हुए कहा, मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा, तुम्हारे मामा मामी से तुम्हें मांगने के लिए। मैं चाहता हूँ प्रशिक्षण के लिए जाने से पहले हमारी शादी हो जाए। मैं प्रशिक्षण प्राप्त करूंगा और तुम अपनी पीएचडी पूरी करना। दोनों हाथों में हाथ डाल सपने संजो रहे थे। उन्हें पता नहीं था भविष्य में क्या होना है। उनके प्रेम के विषय में अंजलि के घर में सोनाली सब कुछ जानती थी। उसने एक दो बार कॉलेज में अंजलि को समीर के साथ अकेले बैठे बात करते देख लिया था। एक दो बार बाहर भी वह दोनों को साथ साथ देख चुकी थी। फिर तो उसने जोड़ घटाव गुणा भाग सब कर दिया और अंजलि के पीछे पूरे साजो सामान के साथ पीछे पड़ी थी। पहले तो अंजलि ने बात को टालना चाहा कि वह पढ़ाई में मदद ले रही थी समीर से कहकर, परंतु सोनाली कहाँ मानने वाली थी। आखिर उसने अंजलि से उन दोनों के आपसी प्रेम की बात स्वीकार करवा ही ली। पहले तो उसने अंजलि का बहुत मजाक उड़ाया, क्या दीदी तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ वही मिला था? अरे उसका घर देखा है, 2 कमरे का कितना साधारण सा घर है। सुना है उस पर भी कर्जा लिया हुआ है उन लोगों ने। उसके पिता भी नहीं है, 2 सयानी बहनें। रुपयों के अभाव में उनकी शादी नहीं हो रही है। समीर ने तो अच्छा तुम्हें फंसाया। उसे पता है तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम अवश्य कोई अच्छी नौकरी करोगी और फिर उसका घर चलाने में उसकी सहायता करोगी। तुम जिंदगी भर कमाकर उसके घर वालों का पेट भरती रहना। अंजलि ने उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया और अभी यह बात घर में किसी को नहीं बताने का वचन मांगने लगी। देख सोनाली, हमने तय किया है पढ़ाई समाप्त होने के बाद मेरी भी नौकरी हो जाएगी और वह भी नौकरी करने लगेगा, तब हम विवाह करेंगे। समीर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी में यदि चयनित हो जाता है तो उसकी अच्छी नौकरी हो जाएगी और मेरी नौकरी कॉलेज में नहीं हुई तो स्कूल में तो हो ही जाएगी। सोनाली बोली, हाँ हाँ, सपने देखो तुम दिन में, तुम्हारी नौकरी तो अवश्य हो जाएगी स्कूल में, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। यदि ऐसे नहीं भी होगी तो पापा ही कहीं तुम्हारी नौकरी अवश्य लगवा देंगे। हाँ, तुम पापा से कहोगी तो वे उससे भी कहीं न कहीं सेट करवा ही देंगे। जहाँ तक यूपीएससी की बात है, बड़े बड़े लगे रह जाते हैं तैयारी करते हुए, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते। इसके पास तो कोई साधन भी नहीं है। कोचिंग के लिए कहाँ से इतने पैसे खर्च करेगा? अभी तक तो मैंने जितने लोगों को भी सुना है, सभी ने दिल्ली में रहकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाकर तैयारी की थी। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाकर तैयारी करने के बाद भी सभी कहाँ निकाल पाते हैं यूपीएससी? उनमें से कुछ ही निकाल पाते हैं। फिर समीर बिना साधन के कहाँ क्रैक कर पाएगा? अंजलि ने उससे बहस करना उचित नहीं समझा और कहा, अच्छा जाने दो, छोड़ो इस बात को। तुम मुझे वचन दो कि घर में किसी को नहीं बताओगी समीर के विषय में। चलो तुम कहती हो तो मैं वचन देती हूँ, जब तक तुम स्वयं नहीं कहोगी
मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सोनाली ने उसे वचन दिया। अंजलि ने सोनाली के द्वारा ही अपना प्रेम मामा मामी तक पहुंचाने की सोचा था। जब घर पहुंची तो देखा समीर की मां निकल कर जा रही थी। उन्हें देखते ही अंजलि उनके कदमों में झुक गई। बहुत श्रद्धा से उनका चरण स्पर्श किया। उन्होंने भी बहुत प्रेम से उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो बिटिया, आओ कभी हमारे घर भी। अब तो तुम हमारी संबंधी बनने वाली हो। सिर झुकाए उनका आशीर्वाद लेती, उनकी बातें सुनती रही। तभी पीछे खड़ी मामी ने समीर की मां को गले लगाकर उन्हें विदाई दी। हमने पिछले जन्म में अवश्य मोती दान किए होंगे, जो हमें घर बैठे इतना अच्छा लड़का और ऐसा परिवार मिला है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी हमारी बेटी के लिए घर बैठे ही हमें इतना अच्छा रास्ता मिल जाएगा। आप तो जाने के लिए इतना हड़बड़ा गई हैं। सोनाली के पापा अभी आते ही होंगे, उनसे मिलकर जाती तो अच्छा होता। अगले दिन कभी उनसे बात कर लूंगी। अभी बहुत आवश्यक काम है, इसलिए जा रही हूँ। अब आप तो हमारे संबंधी हो गए हैं, आना जाना लगा ही रहेगा। यह कहती हुई समीर की मां वहां से चली गई। कुछ देर तक अंजलि दरवाजे पर विमूढ़ सी खड़ी रह गई। एक बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तुम तो हमारी संबंधी बनने वाली हो। वह संबंधी कहाँ, उनके परिवार की सदस्य होने जा रही है। तभी मामी ने उसे आवाज दी, अंजलि अब बाहर क्यों खड़ी हो? किसका इंतजार कर रही हो? कोई आने वाला है क्या? क्या अच्छी लड़कियों के यही लक्षण है? भीतर आ जाओ। मामी की तीखी आवाज से वह चौंक गई और चुपचाप भीतर आ गई। उसे कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी थी। मामी ने उसे तीखे स्वर में फिर कहा, ऐसा न हो तुम्हारे इन लक्षणों के कारण हमारा परिवार बदनाम हो जाए और सोनाली की लगी लगाई बात में कुछ अड़चन आ जाए। मैं समझी नहीं मामी, आप कहना क्या चाहती हैं? सोनाली की किस बात में मेरे कारण अड़चन आ जाएगी? मैंने क्या किया? यूं ही सुबह की निकली हुई शाम ढले तक घर आती हो, ऐसे बाहर खड़ी रहोगी। बाहर किस किस से मिलती हो, इससे बदनामी होगी कि नहीं? मामी ने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा, मामी मैं अपनी रिसर्च के लिए जाती हूँ, अधिकतर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती हूँ या विभाग में रहती हूँ। कहीं जाती भी हूँ तो रिसर्च के काम से और फिर वापस घर आती हूँ। मैं कहीं व्यर्थ इधर उधर नहीं घूमती, इसलिए मेरे कारण आपकी बदनामी होने की बात सोचना निराधार है। निश्चिंत रहिए, मेरे कारण आपकी किसी तरह की कोई बदनामी नहीं होगी। उसका मूड खराब हो गया था, दिल में कड़वाहट भर गई थी। कहाँ तो सोच रही थी आज सोनाली को मनाएगी अपने और समीर के विषय में मामा मामी से बात करने के लिए। उसका सिर इतना अधिक दर्द करने लगा था कि अब उसे कुछ भी इच्छा नहीं हो रही थी। वह कमरे में आकर कपड़े निकालकर बाथरूम में जाने लगी फ्रेश होने के लिए। तभी सोनाली ने उसे घेर लिया। देखो दीदी, यह लॉकेट बताओ कैसा है, मुझे कहाँ से मिला? क्या मामी ने नया बनवाया तुम्हारे लिए? न चाहते हुए भी उसे सोनाली की बातों का जवाब देना पड़ा। नहीं, मेरी ससुराल से समीर की माताजी लेकर आई थी। क्या तुम्हारी ससुराल? समीर की माताजी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी ससुराल से समीर की माताजी का क्या संबंध? और तुम्हारी शादी कब तय हुई? दीदी तुम्हें पता नहीं, आज दिन में पापा और मम्मी समीर के घर गए थे। वे समीर का रोका कर आए। अभी कुछ देर पहले समीर की माँ यहाँ आकर मुझे यह पहना कर गई। यह सुनकर अंजलि तो सन्न रह गई। यह क्या हो गया? समीर ने तो अपनी माँ को
उसके लिए बात करने के लिए भेजने की बात कही थी। फिर उसने अपना रोका सोनाली के साथ कैसे करवा लिया? क्या उसने धोखे से रोका करवाया? दीदी, क्या तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? क्या सोचने लगी तुम? सोनाली ने उसके चेहरे के समक्ष चुटकी बजाई। सोनाली, तुम जानती थी न मेरा और समीर का संबंध, फिर भी। अंजलि की बात अधूरी रह गई। सोनाली ने बीच में ही कहा, मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। पापा और मम्मी समीर का रोका करके आ गए थे। समीर की माँ आई और यह लॉकेट पहनाकर मेरा रोका कर दिया। तिलक, रिंग सेरेमनी और विवाह सबका दिन तय हो चुका है। अब मैं क्या कर सकती थी? परंतु सोनाली, तुम्हें तो पता है समीर को मुझसे प्यार है। क्या वह तुम्हें प्यार दे पाएगा? तुम उसके साथ सुखी जीवन बिता पाओगी? तुम्हें तो समीर और उसका परिवार अपने स्तर का नहीं लगता था। अंजलि को अभी भी उम्मीद थी सोनाली शायद इस विवाह से इनकार कर दे और उन दोनों के प्यार की बात घर में सबको बता दे। अरे दीदी, वह तो तब की बात थी। अब तो उच्च श्रेणी का सरकारी अधिकारी बनने पर उसके परिवार की स्थिति ऐसे ही सुधर जाएगी। और कौन सा बड़ा परिवार है? उसकी बहनों की शादियां तो हमारी शादी के पहले ही हो जाएगी। पापा उन दोनों की शादी अपने खर्चे पर करवा रहे हैं। अब घर में सिर्फ उसकी माँ ही तो रहेगी और रह जाएगी शान शौकत वाली जिंदगी। दीदी, फिर सुखी जीवन क्यों नहीं रहेगा? मामी और सोनाली की बात तो वह समझ सकती थी। वे सिर्फ अपने लिए सोचती थी। मामी ने तो ऐसे भी अंजलि को कभी अपने परिवार का हिस्सा माना ही नहीं था। परंतु मामा ने ऐसा क्यों किया? माना उन्हें अंजलि और समीर के आपसी संबंध की जानकारी नहीं थी, परंतु सोनाली से 3 वर्ष बड़ी होने के कारण उन्हें पहले उसके विवाह के लिए सोचना चाहिए था। दीदी, दीदी, अमित की आवाज सुनकर वह सजग हुई। इतनी देर में उसने कपड़े भी नहीं बदले थे, ऐसी ही बैठी हुई थी। दीदी, माँ कब से बुला रही है आपको खाना खाने के लिए। क्या सोच रही हैं? तू चल, मैं आ रही हूँ। कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। देर तक पानी के छींटे आंखों पर डालती रही और कपड़े बदलकर भोजन कक्ष में आ गई। आज उसने रसोई का कोई काम नहीं किया था, इसलिए वह अपने को तैयार करके आई थी मामी की जली कटी सुनने के लिए। लेकिन मामी आज अत्यंत प्रसन्न थी, इसलिए कि या फिर हो सकता है सामने मामा थे, इसलिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और प्लेट में रखी हुई मिठाई से एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में डाल दिया और कहा, शुभ समाचार है, सोनाली की शादी तय हो गई। अगले महीने ही विवाह होगा। समय बहुत कम बचा है। इस बीच तिलक, रिंग सेरेमनी और विवाह सभी की तैयारियां करनी है। तुम कुछ दिन रिसर्च के काम से छुट्टी ले लो। उसने खामोशी से सिर उठाकर मामी और मामा की ओर देखा। मामा की नजरें झुकी हुई थी। हम तो चाहते थे पहले तेरी डोली उठती यहाँ से, परंतु तेरा पीएचडी प्रारंभ हुआ है। सोनाली एमए की परीक्षा दे ही चुकी है। उसकी आगे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, इसलिए हमने पहले उसका विवाह तय किया। अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने मामी और मामा के साथ ही सोनाली को भी शुभकामनाएं दी। जानती थी इस घर के एहसान का बदला उसे चुकाना होगा, लेकिन समीर ने कैसे स्वीकार किया यह नहीं समझ पा रही थी। क्या उसने कहा नहीं कि वह मुझसे प्यार करता है? वह सोच रही थी। उसने सोचा वह समीर से मिलकर उससे अवश्य पूछेगी इस संबंध में, परंतु इसकी नौबत ही नहीं आई। बड़बोली सोनाली ने स्वयं ही उजागर कर दिया। समीर तो इस विवाह के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसने अपने घर में भी अंजलि के विषय में ही कहा था।
मामा मामी से वह अंजलि से विवाह करने की बात ही कह रहा था, परंतु सोनाली से विवाह करने पर उसकी दोनों बहनों के विवाह की जिम्मेदारी मामा मामी ने अपने ऊपर ले ली। इस बात ने समीर को झुकने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी बहनों के सुनहरे भविष्य के लिए बिक गया था मामा मामी के हाथों। मामा ने अपने परिचय क्षेत्र में अच्छे लड़कों से उनका विवाह करवा दिया और उनके द्वारा मांगी गई दहेज की राशि स्वयं दे दी। उसे यह भी पता चला कि मामा की समीर का विवाह अंजलि से करने के लिए तैयार थे, परंतु सोनाली और मामी के आगे उनकी एक न चली और सोनाली का विवाह समीर से तय करना पड़ा। विवाह के दिन जयमाला और विवाह की सभी रस्मों की वह गवाह रही। समीर की दृष्टि तो झुकी हुई थी, लेकिन सोनाली वह तो गर्व से उसे ऐसे निहार रही थी जैसे कह रही हो, देख अपनी औकात, मैंने तो तुम्हारा प्रेम भी छीन लिया, इसमें इतनी शक्ति है मुझ में। विवाह के बाद विदाई के पहले जब दूल्हा दुल्हन सभी बड़ों को प्रणाम कर रहे थे, उनके पास आकर समीर ठिठक गया। वह किनारे हो गई, लेकिन सोनाली ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, दीदी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद के रूप में तुम मुझे क्या उपहार दे रही हो? सभी कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं, तुम भी तो दो कुछ। मैं तो तुम्हें पहले ही उपहार दे चुकी। वैसे सच कहूँ तो मेरे देने की नौबत ही नहीं आई। मेरा सब कुछ तो तुमने स्वयं ही छीन लिया। अब मैं तुम्हें क्या दूं? समीर को ही मेरी ओर से दिया उपहार समझ लो। जिंदगी भर मैं तुम्हारी उतरन पहनती रही और अब से पूरी जिंदगी तुम मेरी उतरन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। मेरी शुभकामना है समीर का साथ जो तुम्हें मिल गया, उसका दिल से प्रेम भी तुम्हें मिल जाए। अंजलि गर्व से सिर उठाकर वहां से आगे बढ़ गई और सोनाली आंखों में क्षोभ और क्रोध भरे उसे देखती रह गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।